नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रीति, रघुनंदन और विपिन चौबे भी मौजूद हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट ने विजेता घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जो नतीजा था उसे रद्द कर दिया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का ही मेयर होगा, ये देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के नतीजे को निरस्त कर दिया है और मेयर चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी का फैसला था उसे रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर साफ तौर पर इस मामले में दोषी हैं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव को खराब किया। रिटर्निंग अफसर ने अदालत में झूठ बोला। 8 वोटों को खराब करने की कोशिश की गई और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस भी दिया गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 वोटों को खराब करने की कोशिश की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस इस संबंध में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने बीजेपी पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या क्या बात रखी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनवा देते हैं। और आज जब कोर्ट ने उनको बुलाया और अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ बुलाया तो आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। उन बैलेट पेपर्स पे जो 8 बैलेट पेपर अनिल मसीह ने इनवैलिडेट किए थे, उन 8 बैलेट पेपर पे मोहर आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट के लिए लगी हुई थी, 8 के लिए। और फिर कोर्ट ने कहा कि अब तुम बताओ कि वो कौन सी डिफेसमेंट है जिसके ऊपर आप निशान लगा के उस चीज को रेखांकित कर रहे थे। कोर्ट के अंदर अनिल मसीह और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील बता नहीं पाए कि क्या डिफेसमेंट उन 8 बैलेट पेपर्स पे थी। उन पे कोई डिफेसमेंट नहीं थी, उनके ऊपर सिर्फ वो निशान था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपने पेन से सीसीटीवी कैमरे के सामने लगाए थे। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कुलदीप कुमार को केजरीवाल ने बधाई दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से यह फैसला संभव हो पाया। हमें किसी भी हालत में जनतंत्र को बचा कर रखना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संदेश खाली पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट आज बेहद सख्त नजर आया। शाहजहां शेख सरेंडर करें, यह कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। बंगाल पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही है। शाहजहां शेख पूरी समस्या की वजह है। राज्य सरकार आरोपी का समर्थन नहीं कर सकती, यह कहा गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। तो ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार लगी है और क्या क्या कहा गया है इस फटकार में। कहा गया है कि सरकार शाहजहां को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। पहली निगाह में नुकसान को लेकर पुख्ता आधार दिखते हैं। साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि शाहजहां के भागने से कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ सकती है और आगे लगातार हालात खराब होने की ओर इशारा हो रहा है। जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना नहीं की जा सकती है। आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट के सामने पेशी हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना सरकार की जिम्मेदारी है। एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता है और 18 दिनों में एक शख्स पूरी समस्या का कारण बना हुआ है। और संदेश खाली पर पश्चिम बंगाल में सियासत जारी है। दिन भर चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार शुभेंदु अधिकारी पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंचे। कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद आखिरकार आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे, जहां शुभेंदु अधिकारी का जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह उन्हें फूल माला पहनाई गई। इस बीच उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से बातचीत की और उनका दर्द सुना। जब उनका दर्द छलका तो खुद आगे बढ़कर उनके आंसू भी पोंछे। शुभेंदु अधिकारी जहां जहां गए, महिलाएं उनके सामने अपनी परेशानी रखने को बेताब नजर आईं। संदेश खाली की गली गली में उनके साथ लोगों का हुजूम नजर आया।
आज सुबह शुभेंदु अधिकारी पार्टी के 4 नेताओं के साथ संदेश खाली के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें धामा खाली में ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बाद हाईकोर्ट ने शुभेंदु को पूरी सुरक्षा के साथ संदेश खाली जाने का निर्देश दिया। आज संदेश खाली जाने के लिए सीपीएम नेता बृंदा करात ने भी संदेश खाली का रुख किया था। पुलिस ने उन्हें भी रोका, लेकिन बाद में उन्हें भी संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी गई। और संदेश खाली हिंसा की एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। खबर है कि इस मामले में एनआईए जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सकती है। संदेश खाली में हिंसा भड़की कैसे, इसकी जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां की तलाश में एनआईए जुटी है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा की वारदात में बाहरी असामाजिक तत्वों को शामिल किया गया, जिसके सबूत मिले हैं। एनआईए इसकी जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक सुनियोजित तरीके से माहौल अशांत करने की कोशिश की गई। बीजेपी के कई नेताओं ने हाई लेवल जांच की मांग की थी। एनसीडब्ल्यू, एनसीएससी और दूसरी एजेंसीज की सूचना के आधार पर फैसला किया गया। यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे के आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने आधार कार्ड को बंद किए जाने के मसले को लेकर यूआईडीएआई के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। इधर बीजेपी ने ममता पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए, सीरिया तो हम कभी गए नहीं, टीवी में देखे हैं। तो सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से, और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। और एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने आज संदेश खाली मामले में डीजी से मुलाकात की और उनके रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डीजी शाहजहां शेख के नाम पर भड़क गए। टीएमसी ने रेखा शर्मा पर निशाना साधा। अचानक उनको कुछ 1-2 फोन आए, जिसके बाद उनका वो पूरा रवैया चेंज हुआ और उन्होंने वो मीटिंग को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए भी किया कि जहां हमने शाहजहां का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा, और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। सो अगर वो बिल्कुल ही ये कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। रेखा शर्मा कौन है, क्या है, वो पूरा क्लियर हो जाएंगे। वो हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं रेखा शर्मा मैडम। तो भाजपा तो थोड़ा रामायण करते हैं ना, तो रामायण से उठा के माता कैकेयी को भेज दिया है। तो माता कैकेयी जी वो तो नाटक ज़्यादा करते हैं, नाटक करके आंसू बहाते हैं। ये काम माता कैकेयी जी कर रहे हैं। वहीं संदेश खाली मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने कहा कि राजभवन के दरवाजे संदेश खाली की महिलाओं के लिए खुले हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली की महिलाओं के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने राजभवन में 3 घरों का निर्माण कर संदेश खाली की पीड़ितों को शरण देने की एक खास योजना शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है मिशन संदोष काली, जहां उन्हें आवास और मुफ्त भोजन भी दिया जाएगा। राज्यपाल ने फैसला संदेश खाली में पीड़ित परिवारों की मदद की गुहार लगाने के बाद लिया है। राज्यपाल ने कहा कि जो महिलाएं संदेश खाली के अपने घर में असुरक्षित महसूस करती हैं, वो यहां आकर रुक सकती हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस बीते दिनों संदेश खाली के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से बात की थी। इस दौरान कुछ महिलाओं ने राज्यपाल को राखी भी बांधी। राज्यपाल ने राखी की मर्यादा की रक्षा के लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया है। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिला जवानों की एक रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बातचीत अभी जारी है। एसपी से गठबंधन पर टीवी9 भारतवर्ष से बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच गई है, जल्द ही बड़ा ऐलान मुमकिन है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच कांग्रेस की ओर से गठजोड़ को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यूपी में एक साथ चलने के लिए हर पहलू पर चर्चा हो रही है और पार्टी बहुत जल्द इस बाबत घोषणा करेगी। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. 17 seats okay for Congress? No. I'm not. This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time.
अखिलेश के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल खरगे ने अखिलेश को फोन कर 17 के अलावा बहराइच, देवरिया और अमरोहा सीट मांगी थी। एसपी ने देवरिया और अमरोहा सीट देने पर भी हामी भर दी, लेकिन बहराइच पर पेंच फंस गया। अखिलेश ने देवरिया और अमरोहा सीट को भी 17 में ही एडजस्ट करने को कहा। सीटों को लेकर मामला तब और उलझ गया जब कांग्रेस के कुछ नेता रामपुर और मुरादाबाद सीट पर भी दावा करने लगे। इन दोनों सीट पर अभी एसपी का कब्जा है। यही वजह है कि अखिलेश अभी राहुल की न्याय यात्रा से दूर हैं। यूपी में कांग्रेस से गठबंधन पर डिंपल यादव ने कहा कांग्रेस से बातचीत चल रही है। डिंपल यादव ने कहा कि जो भी तय होगा जल्द पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा? इस सवाल को लेकर मैनपुरी से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या शामिल होने वाले रास्ते देगी। मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। वहीं पीडीए को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ ही अगड़ों को साथ लेकर चलने की विचारधारा रखती है। वहीं मैनपुरी में जीत को लेकर उन्होंने कहा कि यहां से पहले से भी बड़ी जीत इस बार दर्ज करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सब को लेके आगे चलते आए हैं। और कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ। साथ ही स्वामी प्रसाद ने अखिलेश पर निशाना साधा है और कहा कि उनकी कुछ देने की हैसियत नहीं है। उन्होंने जो भी दिया है वो मैं उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा। मेरे लिए पद नहीं, विचार मायने रखता है। अन्य दलों में जहां भी रहा हूं, मैं कभी भी विचारधारा से हटा नहीं। समाजवादी पार्टी में भी इसी विचारधारा के साथ काम करने का इरादा लेके मैं आया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रायबरेली पहुंची। यहां राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, वहीं शहर में पोस्टर लगाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंची। रायबरेली पहुंचने पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने से पहले ही यहां विरोध में कई पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर सोनिया गांधी के विरोध में लगाए गए। पोस्टर में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने को लेकर तंज कसा गया। सत्यम दीक्षित नाम से लगाए गए पोस्टर में सोनिया गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रायबरेली की जनता को धोखा दिया है। साथ ही तंज कसा गया है कि रायबरेली को अपना परिवार कहने वाली कांग्रेस पूरे देश में यात्रा कर न्याय का ढिंढोरा पीट रही है। शहर में पोस्टर के जरिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस के दूरी बनाने को लेकर भी हमला किया गया है। बीजेपी के पोस्टर पर सत्यम दीक्षित ने एक और पोस्टर चस्पा किया है और कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गौरतलब है कि राहुल गांधी आज रायबरेली में करीब 60 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईवे पर आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अमृतसर से दिल्ली तक ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। अधिकार के साथ कर्तव्यों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एमएसपी पर फसल की खरीद की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों को 8 दिन हो गए हैं।
सरकार से 4 दौर की बातचीत भी हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र से बातचीत का ब्यौरा मांगा है। अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भीड़ कम करने की हिदायत देते हुए कहा है कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नियम भी जरूरी है। इस बीच हाईकोर्ट ने किसानों से कहा है कि हाईवे पर आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते। आप अमृतसर से दिल्ली तक ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। अधिकार के साथ कर्तव्यों को भी ध्यान में रखें। लेकिन किसान नेता पंढेर दिल्ली कूच पर अड़े हैं। कल दिल्ली कूच करेंगे यहाँ से 11 बजे। देखिए, जो अनाउंसमेंट हो चुकी है वो पक्की है, खड़ी है, स्टैंड कर रही है। कोई मांग मान ली भी है 12 में से? सरकार ने कोई मांग मान ली हो अभी तक 12 में से? देखिए, मांगे मान ली होती तो जरूरत क्या पड़ती आंदोलन चलाने का। कोई मांगे नहीं मानी भाई। जब से उन्होंने घोषणा की है अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा जो है वो उनसे बात करने नहीं आया है। अभी भी वक्त है, अगर 21 तारीख की सुबह 11 बजे तक बातचीत होती है, मांगे मानी जाती है, तो आंदोलन यहीं पर संपन्न हो सकता है। वहीं दिल्ली कूच के लिए किसानों ने बड़ी तैयारी कर रखी है। शंभू बॉर्डर पर जेसीबी लेकर पहुंच गए हैं किसान। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर पहुंचे हैं किसान और शंभू बॉर्डर पर हाइड्रोलिक मशीन तक को भी लाया गया है। शंभू बॉर्डर से जितेंद्र भाटी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर देखिए किसानों की तरफ से क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए एक बड़ा हाइड्रोला मशीन जो है उसको लाया गया है और यहाँ पर देखिए बख्तरबंद पूरा केबिन बनाया गया। जो ड्राइवर होगा वो इस बख्तरबंद में रहेगा ताकि अगर सामने से कोई आंसू गैस का गोला आता है या कोई भी आगे से रोकने के लिए कोशिश की जाती है तो उसको यहाँ पर जो है अंदर और देखो अंदर केबिन कैसा दिखता है। निशान जरा दिखाइए अंदर से केबिन जो है कैसा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर किसानों का जब कहना है कि दिल्ली कूच करेंगे, बातचीत की कोशिश की गई थी वो सफल नहीं रही, तो ऐसे में उनके पास अंतिम रास्ता ये है कि वो बॉर्डर पे आगे बढ़ें। और ये देखिए शंभू बॉर्डर पे इस तरह की जो मशीनें हैं उनको यहाँ पर लाया गया और ख़ास तौर से जो ड्राइवर का केबिन है उसको बख्तरबंद बनाया गया है ताकि उस पर किसी भी तरीके की आंसू गैस या फिर जो भी रोकने की कोशिश होती है उसको असर ना हो। और ये देखिए यहाँ पर एक तरीके से चेतावनी समझिए इस बात को आप या सलामी समझिए, तो किसान यहाँ पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कैसे जो है अब वो बॉर्डर को आगे पार करेंगे। और इससे पहले शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की तैयारी करते दिखे। किसान अब यहां खेती भी कर रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पे हमने आपको दिखाया किसानों किस तरीके से प्याज बोई है और सिलसिला यहीं नहीं रुक रहा है। आगे भी इस पूरे डिवाइडर को तैयार किया जा रहा है खेती के लिए। किसान का कहना है कि वो देखिए खेती करना जानता है, जहाँ भी बैठा खाली नहीं बैठ सकता। तो ऐसे में हाईवे के बीच जो डिवाइडर होता है उसी में इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी है। पीछे आपको दिखाया प्याज बोई थी और यहाँ पर देखिए क्यारी तैयार की जा रही है। उनका कहना है कि तोरी, करेला, कद्दू ऐसी जो सब्जियां हैं उनका यहाँ पर बोएंगे। अब यहाँ लंबा टिकेंगे तो यहीं पर फसल जो है उसका लाभ ले लेंगे, लेकिन अगर आगे गए तो आगे जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर भी इसी तरीके से जो किसान हैं वो खेती की योजना बना रहे हैं। प्रोड्यूस योगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, यूनियन भारतवर्ष, पंजाब। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। 10% मराठा आरक्षण को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में तीसरी बार मराठा आरक्षण को मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मराठा आरक्षण बिल विधानसभा से पास कर दिया है। इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया है। अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों को नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। अभी तक महाराष्ट्र में आरक्षण की व्यवस्था क्या है इसको समझ लीजिए। एससी को 13%, एसटी को 7%, ओबीसी को 19%, बंजारे को 11% और एससी-बीसी को 2%। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 52% हो जाता है। महाराष्ट्र के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब मराठा आरक्षण को मंजूरी दी गई है। इससे पहले फडणवीस और पृथ्वीराज चौहान सरकार ने 16% आरक्षण दिया था, लेकिन 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% कर दिया था, जिसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठा आरक्षण का ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता, जिसके बाद से ही मराठा आरक्षण को लेकर मांग तेज हो गई। मनोज जरांगी की अगुवाई में लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन अगर मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में ईडब्ल्यूएस के 10% को जोड़ दें तो आंकड़ा 62% हो जाता है। और अब अगर 10% मराठा आरक्षण को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 70% के पार पहुंच जाता है। और जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। पिछली सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर निशाना भी साधा।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आर्टिकल 370 हटाए जाने के अपने फैसले की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 फिल्म का जिक्र किया। मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 370 जाने की वजह से मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों से कहा है कि अगले चुनाव में बीजेपी को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। राज्यसभा चुनाव बिहार के सभी 6 उम्मीदवारों की जीत। बिहार से बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीत गए हैं। राज्यसभा चुनाव से अपडेट आ रहा है कि आरजेडी के 2 उम्मीदवार जीते हैं। राज्यसभा चुनाव में जेडीयू 1, कांग्रेस से 1 की जीत हुई है। और बिहार में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े हैं। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद सीतामढ़ी में जनसभा को भी संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने आज जन विश्वास यात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर से शुरू की। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश जी कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग जो है मजबूती के साथ हमारा जो है साथ देने का काम कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर ही तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा बिहार के सभी जिलों में जाएगी। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा हर रोज 3 से 4 जिलों में जाएगी। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जनता से सीधे रूबरू होंगे और जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार के कामकाज का ब्यौरा देंगे। जन विश्वास यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर पूजा की और माता पिता का आशीर्वाद लिया। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए आरजेडी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच आज भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग में कमलनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस ने शिकवे दूर करने की भी कोशिश की। दरअसल इस मीटिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया है कि पार्टी एकजुट है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें अफवाह हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये जो अफवाहें हैं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई हैं और उसको तूल दे दिया मीडिया ने। तो इस तरह की बात नहीं है। माननीय श्री कमलनाथ जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के साथ कांग्रेस के स्तंभ के रूप में उन्होंने हरदम काम किया है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सभी विधायक भी मौजूद थे। बताया जाता है कि मीटिंग में राहुल के न्याय यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की गई, क्योंकि राहुल की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी से फोन पर बात होने के बाद कमलनाथ ने अपना एग्जिट प्लान कैंसिल कर दिया। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने फोन किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों से बात की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई है। राहुल गांधी आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी आज 5 वर्ष से अधिक पुरानी मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए। अदालत को उन्होंने बताया कि वे मामले में निर्दोष हैं। पेशी के बाद राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत दे दी गई। 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
अधिवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने आज अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उन्हें 30 से 45 मिनट के लिए हिरासत में लिया। इसके बाद राहुल गांधी ने जमानत की अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में कोर्ट ने आगे की तारीख अभी नहीं दी है। आगे की डेट अभी नहीं आई है। आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट तय करेगी। राहुल गांधी के वकील ने अदालत को बताया कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानि वाला कोई बयान नहीं दिया। सुल्तानपुर की अदालत से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो गए। और वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस बीच मैदानी क्षेत्रों में गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बीच एक बार फिर पर्यटकों ने घाटी का रुख किया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए घाटी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विदेशी सैलानी भी बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। बालटाल, सोनमर्ग में बर्फ जमा होने के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कई सैलानी स्कीइंग का भी लुत्फ उठाते नजर आए। लद्दाख से भी ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बच्चे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में हर तरफ सिर्फ बर्फ की चादर नजर आ रही है। घरों में भी बर्फ जमी हुई है। गाड़ियों को भी बर्फ ने ढक लिया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी ताज़ा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से हिमाचल के पहाड़ सफेद हो गए हैं। घरों की छतों पर बर्फ जम गई है। ये तस्वीरें केलोंग की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान से बर्फ बरस रही है। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। बर्फ से पूरा का पूरा गांव सफेद दिख रहा है। ये जम्मू कश्मीर के रामबान की तस्वीरें हैं।